कि आप लोगों ने अपने स्कूलों में, घरों में या फिर अपने आसपास ऑब्जर्व किया होगा कि जो पानी की धारा क्या होता है, वह एक सिस्टमेटिक वे में प्रवाह होता है। ओके, तो जैसे कि जो पानी होता है वह नल से यदि पानी आ रहा है तो उसमें हम लोग पाइप को फिट करते हैं, तो जो पानी क्या होता है कि निश्चित वे में क्या होता है, उसमें प्रवाह होता है। ओके, कैसे? तो चलिए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग पानी लिए, ओके, तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली जब इस पानी को क्या करते हैं हम लोग, या फिर किसी भी पाइप में क्या होता है, जब ये प्रवाह होता है तो क्या होता है, एक निश्चित धारा के साथ क्या होता है, प्रवाह होता है। अर्थात इसी को क्या कहते हैं, जल धारा कहते हैं, अर्थात जल की धारा। आइए इसको हम लोग पाइप के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग पाइप देख सकते हो, ओके, तो इसमें क्या होता है, दो पद होता है, ओके, तो फर्स्ट पद एवं सेकेंड पद। ओके, तो इसका कार्य क्या होता है, तो बेसिकली जो पहला शिरा होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, उस स्थान पर फिट करते हैं जहां से हमको पानी लेना है, एवं सेकेंड स्थान को उस स्थान पर रखते हैं जहां से हमको पानी को प्राप्त करना है। ओके, तो इस प्रकार से क्या होता है, एक पाइप में क्या होता है, एक सिस्टमैटिक वे होता है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से क्या होता है, इसमें जल की धारा क्या होता है, एक सिस्टमैटिक वे में अर्थात एक निश्चित रूप से प्रवाह होता है। ओके, परंतु क्या जो पानी क्या पहले ही दिन से पानी बन जाता है क्या, या फिर पानी किसी भी प्रकार के अनदर एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है क्या? आइए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो बेसिकली जिस प्रकार से कोई भी वस्तु क्या है, केवल सिंगल एलिमेंट से नहीं बनता है। ओके, तो बेसिकली जैसे कि यहाँ पर हम लोग इस जो पेन की बात करें तो बेसिकली पेन क्या सिस्टमेटिक वैसे क्या एक सिंगल एलिमेंट से बन गया क्या, तो नहीं। स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर प्लास्टिक ले, यहाँ पर इंक ले, इसके साथ इसके अंदर और बहुत सारे कंपोनेंट है जिसकी वजह से क्या होता है, बनता है। तो इसी प्रकार से जो पानी होता है क्या सिंगल एलिमेंट से मिलकर बना है क्या, तो नहीं। तो बेसिकली इसी प्रकार से जो पानी होता है वो किसी दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। ओके, तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो पानी का जो फार्मूला क्या होता है, तो जो पानी का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, तो बेसिकली पानी का जो फार्मूला होता है वह H2O होता है। क्या होता है, H2O। ओके, तो चलिए इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो जो पानी का जो फार्मूला क्या होता है वह H2O अर्थात वह हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलकर बना होता है। किसके एलिमेंट, तो बेसिकली हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ओके, तो बेसिकली हाइड्रोजन की दो मॉलिक्यूल्स एवं ऑक्सीजन की एक मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या होता है, H2O मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। ओके, तो बेसिकली चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग संतुलित करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, दो परमाणु है, और ऑक्सीजन भी क्या होता है, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, इस वजह से यहाँ पर इसके दो मॉलिक्यूल लेंगे। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग इसको समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ पर दो और हाइड्रोजन लेंगे, तो इसका जो फार्मूला हमको मिलेगा वो होगा 2H2O। अर्थात यही किसका फार्मूला है, तो यही बेसिकली किसका फार्मूला है, तो यही है वाटर का फार्मूला। अर्थात यही किसका फार्मूला, तो यही है पानी का फार्मूला। अर्थात जो पानी होता है वह भी क्या होता है, दो एलिमेंट से मिलकर बना होता है। पहला होता है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। ओके, तो इसी प्रकार से हम लोग इस चैप्टर में अध्याय 6 अर्थात विद्युत धारा एवं परिपथ अर्थात इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट के बारे में जानेंगे कि विद्युत धारा एवं परिपथ क्या होता है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, परिपथ किसे कहते हैं, विद्युत धारा में यूज होने वाले कुछ कंपोनेंट्स अर्थात उपकरण, विद्युत धारा में प्रतिरोध को किस प्रकार से संयोजित किया जाता है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम एवं बहुत सारे जो चीजें हम लोग विद्युत से रिलेटेड जानने वाले हैं। ओके, इसके अलावा हम लोग जानेंगे कि विद्युत का कार्य करते वक्त हमको क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, एवं जो हमारे घर में जो विद्युत परिपथ होता है वह किस अनुसार से वह चलता है। तो इन सभी के बारे में हम लोग अध्याय 6 विद्युत धारा एवं परिपथ इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट के बारे में जानेंगे। ओके, तो बिना देर किए चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, विद्युत धारा एवं परिपथ। ओके, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को जल की धारा के बारे में बताया था कि जल की धारा क्या होता है, तो बेसिकली जल की जो प्रवाह होने की दर उसी को क्या कहते हैं, जल की धारा कहते हैं अर्थात जल धारा कहते हैं। ओके, जो कि जल की धारा क्या होता है, वह दो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। कौन कौन से, तो वो होता है हाइड्रोजन होता है। बेसिकली यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स होता है, तो बेसिकली हाइड्रोजन होता है एवं दूसरा क्या होता है, ऑक्सीजन अर्थात यह दो एलिमेंट से मिलकर बना होता है। ओके, तो इसी प्रकार से हम लोग विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा भी क्या होता है, दो आवेशों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से, तो वो होता है पॉजिटिव आवेश एवं नेगेटिव अर्थात पॉजिटिव चार्ज एवं नेगेटिव चार्ज अर्थात धन आवेश एवं ऋण आवेश। ओके, तो इसी का जो प्रभाव होता है किसमें,
विद्युत धारा में जिसको को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ओके, तो चलिए आइए इसको हम लोग सिस्टमैटिक वे में समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार विद्युत धारा एवं परिपथ क्या होता है। ओके, विद्युत धारा, तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो इसको आप लोग सिंपल वर्ड्स में याद रखिएगा। विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो बेसिकली आप लोग सिंपल वर्ड्स में याद रखिएगा कि विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आइए इसको हम लोग बहुत ही सिंपल वे में समझने का प्रयास करते हैं। तो विद्युत धारा क्या होता है, तो विद्युत धारा, ओके, विद्युत धारा जिसको हम लोग क्या करते हैं, आई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो उसके साथ क्या होगा, विद्युत आवेश, या फिर हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में आवेश भी लिख सकते हैं। आवेश को Q के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और डिवाइडेड बाय दर, या फिर इसको हम लोग समय कह सकते हैं। ओके, तो बेसिकली इसको क्या है, T के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके, तो इसको आप लोग सिंपल वे में यदि शॉर्टकट लिखना चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, I = Q डिवाइडेड बाय T। अब चलिए हम लोग विद्युत धारा के डेफिनेशन को समझते हैं। ओके, तो विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा कि विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को कैपिटल, ओके, तो बेसिकली विद्युत धारा को I के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एवं विद्युत धारा का जो ईशय मात्रक वो क्या होता है, तो विद्युत धारा का जो ईशय मात्रक होता है वह एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। ओके, तो बेसिकली एम्पियर जिसको कैपिटल E के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके, एम्पियर क्या होता है, तो बेसिकली एम्पियर एक अदिश राशि होता है। अब ये अदिश राशि क्या होता है, तो सिंपल वर्ड्स में याद रखिएगा कि ऐसा राशि या फिर ऐसा जो एलिमेंट्स का या फिर ऐसा भौतिक राशि जिसकी दिशा क्या होता है, निश्चित नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। ओके, ये क्या होता है, एम्पियर अदिश राशि होता है। अब ये अदिश राशि क्यों होता है, आइए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, विद्युत धारा होता है, तो क्या वह पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर इसी दिशा में ही प्रवाहित होता है क्या, अर्थात वह ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एवं साउथ चारों ही दिशा में प्रवाहित होता है क्या, नहीं। इसके अलावा जितनी भी जो दिशा है उन सभी में क्या होता है, प्रवाहित होता है, अर्थात इसका क्या है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं कि केवल यह इसी दिशा में ही प्रवाहित होगा, जिसकी वजह से इसका जो दिशा है वह निश्चित नहीं। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, अदिश राशि कहा जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि विद्युत धारा क्या होता है। ओके, तो इसको आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, साथ ही 1 नंबर में भी पूछा जाता है। ओके, तो विद्युत धारा क्या होता है, सर्वप्रथम आप लोग याद रखिएगा, विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ओके, तो विद्युत धारा इक्वल आवेश बटे समय या फिर दर लिख सकते हैं। ओके, इसको इंग्लिश में लिखना चाहे या फिर शॉर्ट फॉर्म में, तो यह हो जाएगा I = Q डिवाइडेड बाय T। ओके, तो इसके साथ है विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, जिसको कैपिटल E के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एवं जो एम्पियर होता है वह एक अदिश राशि होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि विद्युत धारा होता क्या है। ओके, अब चलिए समझते हैं कि परिपथ क्या होता है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग पुनः प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करते हैं। तो बेसिकली जैसे कि यहाँ पर हम लोग इस पाइप में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो बेसिकली पाइप भी क्या है, एक परिपथ है। क्यों, क्योंकि इसका क्या होता है, 2 पॉइंट होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, फर्स्ट इज द स्टार्ट पॉइंट एंड द सेकंड इज द एंडिंग पॉइंट। ओके, तो जो पहला होता है यह प्रारंभिक पॉइंट होता है, दूसरा क्या होता है, इसका अंत पॉइंट होता है। ओके, तो हम इसमें क्या करते हैं, तो इसका जो पहला पॉइंट होता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जहां से हमको पानी लेना है, जहां चाहे वह नल हो या फिर कहीं किसी भी उपकरण हो, वहां पर क्या करते हैं, हम इसको फिट करते हैं, और इसका जो दूसरा पॉइंट होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको उस स्थान पर रखते हैं जहां से हमको पानी लेना है। ओके, तो ठीक इसी प्रकार से क्या है, इसका एक परिपथ है। ओके, मान लेते हैं इस पाइप को हम लोगों को कहीं से ब्रेक कर दे, मान ले यहाँ से तोड़ दिया, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया, तो क्या यह एक जो पानी का जो प्रवाह ठीक से हो पाएगा क्या, तो नहीं होगा। तो इस पूरे परिपथ अर्थात पूरे पाइप में पानी का प्रवाह नहीं हो पाएगा। क्यों, स्वाभाविक सी बात है, यदि इसको हम लोग कहीं से ब्रेक कर दे अर्थात कहीं से टूट गए, तो इस स्थिति में जो पानी है वो सतत रूप से प्रवाह नहीं हो पाएगा, शायद ये पूरे पाइप में पानी का प्रवाह नहीं हो पाएगा। ओके, तो इसी प्रकार से हम लोग परिपथ के बारे में जानने वाले हैं कि आखिरकार परिपथ होता क्या है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर एक सिंपल डायग्राम लेते हैं। चलिए यहाँ पर एक एम्पियर ले लेते हैं।
ओके, तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर हम लोग एक सर्किट बना देते हैं। चलिए, हो गया प्रतिरोध, इसके साथ स्विच बना देते हैं। देन यहाँ पर हम लोग क्या बना देते हैं, बल्ब बना देते हैं। ओके, तो इसको कंसिडर करते हैं क्या है, एक बल्ब। इस प्रकार से हमारा बन गई क्या है, परिपथ, अर्थात क्या है, एक परिपथ। ओके, अब परिपथ क्या होता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, किसी विद्युत धारा की सतत एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ या परिपथ कहा जाए। अब ये परिपथ होता है क्या है, तो इसको सिंपल वर्ड्स में आप लोग याद रखिएगा। तो जैसे कि हम लोग इस परिपथ को ऑब्जर्व करते हैं, तो हम लोग पाते हैं कि ये क्या है, पूरी तरह से बंद परिपथ। ओके, तो जैसे इसको हम लोग यहाँ से स्विच को ऑन कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। विद्युत धारा अर्थात आई का क्या होता है, प्रवाह होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो विद्युत धारा है वो क्या है, पूरे परिपथ में क्या है, समान रूप से एवं सतत रूप से क्या प्रवाहित हो रहा है। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग इसका डेफिनेशन को याद रखिएगा। इसका परिभाषा क्या होता है, तो किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ या परिपथ कहते हैं। ओके, इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा, बाय द वे यहाँ पर परिपथ टूट जाएगा तो इस स्थिति में क्या होगा, जो विद्युत धारा का जो प्रवाह इस ओर हो पाएगा क्या, तो नहीं। तो इस स्थिति में याद रखिएगा कि परिपथ के टूट जाने से विद्युत धारा का जो प्रभाव होता है वह खत्म हो जाता है। स्वाभाविक सी बात है, यदि हम लोग स्विच को यहाँ से ऑन करेंगे और यहाँ से टूटा हुआ है, तो यहाँ पर आगे जो इलेक्ट्रिसिटी वो पास नहीं हो पाएगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि विद्युत धारा एवं परिपथ क्या होता है। इसके साथ हम लोगों ने जाना कि विद्युत धारा का डेफिनेशन क्या है एवं परिपथ क्या होता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात है विद्युत के स्वरूप, या फिर विद्युत के रूप कह सकते हैं, फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, विद्युत की स्वरूप कह सकते हैं। अब विद्युत की कौन कौन सी स्वरूप होता है, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो बेसिकली विद्युत की दो स्वरूप है। पहला है स्थिर विद्युत, कौन सा, तो बेसिकली स्थिर विद्युत, जिसको इंग्लिश में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। एवं दूसरा आता है विद्युत धारा या फिर धारा विद्युत कह सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग धारा विद्युत कह सकते हैं। ओके, धारा विद्युत ले लेते हैं। धारा विद्युत जिसको क्या कहता है, इलेक्ट्रिक करंट कहता है। ओके, तो बेसिकली आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर जो धारा विद्युत या फिर विद्युत धारा अलग अलग है। तो बेसिकली विद्युत धारा को धारा विद्युत कहते हैं। ओके, तो स्थिर विद्युत क्या होता है, तो बेसिकली इसके नाम से स्पष्ट है कि ऐसा विद्युत होता है जिसमें जो विद्युत आवेश क्या होता है, स्थिर होता है। ओके, जिसके बारे में आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है। ओके, तो इस वजह से क्या हम लोग क्लास 10 में केवल धारा विद्युत के बारे में ही जानेंगे। ओके, तो धारा विद्युत क्या होता है, जिसमें आवेश क्या होता है, गतिशील होता है। अर्थात इसमें जो विद्युत का जो चार्ज होता है, अर्थात जो पॉजिटिव साइन हो गया, नेगेटिव साइन हो गया, ये क्या होता है, स्थिर नहीं होता, ये क्या होता है, गतिशील होता है। ओके, तो बेसिकली आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि स्थिर के विद्युत के दो स्वरूप होता है, स्थिर विद्युत एवं धारा विद्युत। ओके, तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात हम लोगों को टॉपिक क्या है कि विद्युत धारा क्या होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहता है। विद्युत धारा इक्वल क्या होगा, आवेश बटे समय। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला में क्यू आई इक्वल क्यू डिवाइडेड बाय टी। ओके, विद्युत धारा का विषय मात्रक एम्पियर होता है, जिसको कैपिटल ए के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, एवं एम्पियर क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। ओके, तो यहाँ पर एक क्रियाकलाप जो है, आइए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर क्रियाकलाप में पूछा गया है कि आज सबसे पहले हम लोगों को लेना है संयोजित तार, लोहे की कील, लकड़ी की छड़ या पेंसिल, एक विद्युत बल्ब और एक शेल। ओके, अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिरकार ये संयोजित तार होता क्या। हम लोगों ने तो सिर्फ उस तारे के बारे में सुना है। ओके, तो बेसिकली संयोजित तार वैसे तार होता है जिसको हम लोग क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ में क्या करते हैं, संयोजित करते। संयोजित अर्थात क्या करते हैं, जोड़ने का कार्य करता है। ओके, तो उसी प्रकार के जो तार होता है, अर्थात ऐसा तार जिसको हम लोग किसी विद्युत परिपथ में जोड़ते हैं या फिर संयोजित करते हैं, तो ऐसे तार को क्या करते हैं, संयोजित तार कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर स्थिति फर्स्ट में बताया गया कि चित्र 1 के अनुसार एक विद्युत परिपथ बना। इसमें संयोजित तारों की मदद से एक सेल को एक कील व एक बल्ब के साथ जोड़कर परिपथ पूर्ण करें। परिपथ पूरा होने पर बल्ब का अवलोकन करें। ओके, तो यहाँ पर चित्र 1 के अनुसार क्या करते हैं, हम लोग इसको अरेंज करते हैं। तो क्वेश्चन है क्या बल्ब जल उठता है, तो हाँ बल्ब जल उठता है, परंतु क्यों, आइए इसके कारण को समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं चित्र 1 में हम लोगों ने क्या लिया, एक कील, क्या है, एक लोहे की कील।
ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इसमें क्या लिया है, एक बल्ब अर्थात एक कील है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। मान लेते हैं लोहे की कील है, तो लोहा क्या होता है, बेसिकली उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो विद्युत धारा होता है वह पूरे परिपथ में क्या समान रूप से क्या हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बल्ब है वह जल उठता है। ओके, स्थिति सेकंड। अब कील के स्थान पर परिपथ में एक पेंसिल जोड़ी, जैसा कि चित्र 1 में दिखाया है। ओके, तो सेकंड में क्या करते हैं हम लोग, कील के स्थान पर क्या करते हैं, पेंसिल को जोड़ देते हैं। क्या परिपथ पूर्ण होने पर बल्ब जल उठता है, तो बेसिकली परिपथ क्या होता है, पूर्ण होने पर भी बल्ब नहीं जल पाता। यदि नहीं तो आशय क्यों, तो इस स्थिति में बल्ब क्यों नहीं जल पाता, आइए इसको समझते हैं। तो बेसिकली जैसा कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, जो पेंसिल क्या होता है वो लकड़ी से मिलकर बना होता है। ओके, इसके अंदर क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट तो विद्युत का चालक होता है, परंतु इसका जो पेंसिल का जो लकड़ी है वो विद्युत का चालक होता है क्या, नहीं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो लकड़ी है विद्युत का चालन नहीं करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। इस वजह से पूरे परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है, इस वजह से जो बल्ब है वह नहीं जल पाता। ओके, इसके पश्चात है स्थिति थर्ड। परिपथ में दो संयोजी तारों के बीच की एक समरेखा अनुसार जगह छोड़े, अर्थात परिपथ छोटा छूटा हुआ छोड़े। ओके, तो स्थिति थर्ड के अनुसार क्या करते हैं हम लोग, दो संयोजी तार की मध्य स्पेस कर देते हैं, अर्थात उसमें स्थान छोड़ देते हैं। ओके, तो क्या ऐसी स्थिति में बल्ब जलेगा, तो स्वाभाविक सी बात है ऐसी स्थिति में भी बल्ब नहीं जलेगा। क्यों, चूंकि क्या है, बल्ब जलने के लिए क्या है, उस पूरी परिपथ में क्या है, विद्युत धारा का प्रवाह होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु इसमें तो परिपथ वो तो जुड़ा ही नहीं है। इस वजह से क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाह पूरी परिपथ में नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जो बल्ब है वह नहीं जल पाता। ओके, तो बेसिकली आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर आप लोग इसको याद रखिएगा, फ्रांसीसी वैज्ञानिक सर ऑन्द्रे मैरी एम्पियर 1775 to 1836 को फादर ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स के नाम से जाना जाता है। तो फादर ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, सर ऑन्द्रे मैरी एम्पियर। ओके, एंड इन्हीं के नाम पर एम्पियर माता के नाम पड़ा। ओके, तो इसी के नाम पर ही क्या है, एम्पियर माता का नाम पड़ा। ओके, तो 1 नंबर का क्वेश्चन में आ सकता है कि एम्पियर किसके नाम पर पड़ा, तो बेसिकली वो है ऑन्द्रे मैरी एम्पियर के नाम पर ही एम्पियर का नाम पड़ा। ओके, तो बेसिकली आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आगे बढ़ने से एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि जिस प्रकार से क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें अर्थात हम लोग विद्युत की बात करें, तो विद्युत में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत। ओके, इसमें क्या होता है, दो आवेश पाया जाता है। कौन कौन से होता है, पॉजिटिव आवेश अर्थात धन आवेश एवं नेगेटिव आवेश अर्थात ऋण आवेश, अर्थात दोनों आवेश पाया जाता है। ओके, तो बेसिकली जो किसी भी तार होता है या फिर किसी भी जो कंपोनेंट में क्या होता है, जो क्या होता है, किसका प्रवाह होता है, तो इसमें धन आवेश एवं ऋण आवेश क्या होता है, प्रवाहित होता है। क्या प्रवाहित होता है, पॉजिटिव साइन एवं ऋण आवेश साइन क्या होता है, प्रवाहित होता है। परंतु इसको क्या है, सामान्यतः हम लोग क्या कर देते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, इस प्रकार से बोल देते हैं। परंतु इसका जो साधारण वे में यदि एक्चुअल वे में देखा जाए तो किसका प्रवाह होता है, तो बेसिकली वह विद्युत आवेश का प्रवाह होता है, अर्थात धन आवेश एवं ऋण आवेश का ही प्रवाह होता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात आप लोग याद रखिएगा कि आखिरकार 1 एम्पियर होता है क्या। ओके, तो एम्पियर की परिभाषा आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग 1 एम्पियर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार 1 एम्पियर क्या होता है। ओके, तो बेसिकली 1 एम्पियर क्या होता है, तो जब एक चालक के अनुप्रस्थ काट में से 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तब उस चालक में से प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा 1 एम्पियर कहलाता है। आई होप आप लोगों को समझ नहीं आया होगा, तो चलिए इसको हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो बेसिकली 1 एम्पियर का डेफिनेशन हमको क्या कहता है, तो 1 एम्पियर, तो चलिए इसका फार्मूला के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। भाई ये हो जाएगा 1 एम्पियर पर क्या होता है, तो बेसिकली ये हो जाएगा 1 एम्पियर इक्वल 1 कूलम डिवाइडेड बाय क्या होता है, 1 सेकंड। क्या होता है, 1 सेकंड। ओके, ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम आप लोग याद रखिएगा कि जो चार्ज, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, क्या है, आवेश या फिर विद्युत आवेश। ओके, तो जो आवेश का जो मात्रक क्या होता है, तो आवेश का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, कूलम। ओके, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, 1 नंबर में पूछा जाता है।
ओके, तो आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक होता है कूलम। अब चलिए हम लोग 1 एम्पीयर की परिभाषा में आगे बढ़ते हैं। तो 1 एम्पीयर की परिभाषा के अनुसार क्या होता है? तो बेसिकली जब एक चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में से ओके, तो अब अनुप्रस्थ तार के क्षेत्रफल क्या होता है आइए इसको हम लोग समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया, लोहे की छड़। हम लोगों ने क्या लिया है? एक लोहे की छड़। अब चालक के अनुप्रस्थ तार का क्षेत्रफल क्या होता है? तो बेसिकली किसी भी चालक की जो सबसे छोटी भाग होता है उससे ही क्या कहते हैं, उस चालक की क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहा जाता है। ओके, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल किसे कहते हैं? तो बेसिकली आप लोग याद रखिएगा कि जब किसी चालक की क्या होता है, सबसे छोटी जो भाग होता है उसी को क्या कहता है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहा जाता है। ओके, तो बाद में यदि हम लोग इस डस्टर की बात करें तो इस डस्टर के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा? तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका जो सबसे छोटा इकाई होगा इसी को क्या करेंगे, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। अब इसका सबसे छोटा इकाई कैसे प्राप्त करें? तो बेसिकली यहाँ पर इसका जो सेंटर पॉइंट से क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट से क्या करेंगे, इसका मेजरमेंट करेंगे। यहाँ तक की जो दूरी होगा इसी को क्या कहेंगे, इसका चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। ओके, तो चलिए इसको डेफिनेशन में आगे बढ़ता है कि 1 एम्पीयर क्या होता है। तो बेसिकली इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जब एक चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में से एक ओके, तो बेसिकली में से 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तब उस चालक में से प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पीयर कहलाता है। ओके, तो बेसिकली 1 एम्पीयर किसे कहता है? तो जब एक चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में से 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तब उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा 1 एम्पीयर कहलाता है। ओके, तो इसको इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा कि जब एक चालक में से उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में से 1 सेकंड में 1 कूलम धारा प्रवाहित होता है, तब उस चालक में से प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा 1 एम्पीयर कहलाता है। ओके, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, परंतु जैसे कि आप लोग 2 से 4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को आसानी में समझ आ जाएगा। ओके, इसी प्रकार से आप लोग याद रखिएगा कि इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, 1 एम्पीयर पर 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकंड। ओके, तो इसका भी डेफिनेशन एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर बताया गया कि कभी कभी एक छोटी का मिली एम्पीयर एम अथवा माइक्रो एम्पीयर का भी उपयोग किया जाता है। ओके, अर्थात 1 मिली एम्पीयर इक्वल क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1000 एम्पीयर इक्वल क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -3 एम्पीयर। अब यहाँ पर -3 क्यों आता है? तो इस सूत्र में क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर देगा 1 डिवाइडेड बाय 1000 कितना है, 1000। ओके, तो यहाँ पर कितना शून्य है, तो यहाँ पर 3 शून्य है। इसकी वजह से क्या है, इसको हम लोग ऊपर में लिखते हैं तो ये हो जाएगा, या क्या हो जाएगा 1 0 हो जाएगा, उसके साथ क्या हो जाएगा -6, इसका क्या है 3 0 है। ओके, तो इसी प्रकार से यहाँ पर माइक्रो एम्पीयर में दिया है, तो 1 माइक्रो एम्पीयर इक्वल क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 10 लाख एम्पीयर, ये तो इसका क्या हो जाएगा 10 की पावर -6 एम्पीयर। ओके, इसके साथ यहाँ पर देगा अमीटर। अब ये अमीटर होता क्या है, आइए इसके बारे में समझते हैं। ओके, तो अमीटर एक ऐसे विद्युत उपकरण होता है जिसकी वजह से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। ओके, अमीटर क्या होता है, तो अमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जिसके द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। ओके, तो अमीटर को भी क्या है, ए के द्वारा प्रदर्शित किया जाता था, इसको भी कैपिटल ए के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके, तो अमीटर का जो क्या होता है, चिन्ह होता है, उसको क्या कहते हैं, इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, पॉजिटिव साइन एवं नेगेटिव साइन। ओके, एवं अमीटर का जो क्या होता है, धनात्मक आवेश को क्या है, बैटरी के धनात्मक सिरे से एवं अमीटर के ऋणात्मक सिरे को क्या करता है, बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ा जाता है। ओके, इसके साथ ही अमीटर को क्या है, श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। अमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों संयोजित किया जाता है, तो बेसिकली अमीटर का जो प्रतिरोधकता होता है, रेजिस्टेंस होता है, वह कम होता है, जिसकी वजह से इसको श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, ताकि इसमें से मैक्सिमम अर्थात बहुत सारे क्या विद्युत धारा प्रवाहित हो पाए। ओके, तो बेसिकली आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग मीटर के बारे में देख सकते हो, यहाँ पर प्रदर्शित है मीटर का विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजन। ओके, तो यहाँ पर है बैटरी, अमीटर एवं प्रतिरोधक। ओके, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आइए इन क्वेश्चन का आंसर स्टेप बाय स्टेप अर्थात 1 बाय 1 सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ओके, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में 0.4 एम्पीयर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। ओके, तो बेसिकली आप लोगों के जो बोर्ड एग्जाम है क्लास 10 के जो साइंस सब्जेक्ट, इसमें क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके,
तो कितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बेसिकली मैक्सिमम एक ही क्वेश्चन, एक से दो ही क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो कभी कभी 5 नंबर में भी आप लोगों का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है और कभी 3 नंबर का, कभी 2 नंबर का। ओके, इस चैप्टर से क्या है न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है 2 से 3 नंबर का। ओके, जो कि 5 नंबर के क्वेश्चन में होता है। ओके, मतलब 5 नंबर का क्या होता है, क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, जिसमें से क्या है 2 से 3 नंबर का एक क्वेश्चन क्या रहता है आप लोगों का न्यूमेरिकल रहता है। ओके, तो जो कि पिछले 2-3 साल से क्या है इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, उसके पश्चात क्या है, सर्वप्रथम आप लोगों को ये याद रखना है कि इस प्रकार से यदि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो सर्वप्रथम आप लोगों को क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, तो उसके पश्चात आइडेंटिफाई करना है कि हमको इस क्वेश्चन में दिया क्या गया, अर्थात क्या क्या दिया है। तो उसके पश्चात दिया होने के जो दिया है उसको लिखने के बाद आप लोग आइडेंटिफाई करना है कि इन सभी में इसके क्या रिलेशन था, इनमें क्या संबंध है। ओके, तो उसके पश्चात उन सभी के संबंध को दर्शाने वाले हमको सूत्र को लिखना है, उसके पश्चात उसके जो वैल्यू उसको पुट करना है, उसके पश्चात हमका आंसर आ जाएगा। ओके, कैसे, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं ताकि अच्छे से समझ आ पाए। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है किसी विद्युत परिपथ में 0.4 एम्पीयर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, अर्थात यहाँ पर विद्युत परिपथ में 0.4 एम्पीयर, एम्पीयर किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा। ओके, तो यहाँ पर विद्युत धारा का मान कितना दिया है, 0.4 एम्पीयर। ओके, तो चलिए सिस्टेमेटिक वे में सॉल्व करते हैं, तो हल लिखेंगे, उसके के साथ क्या करेंगे, दिया है। यह मतलब क्या होगा कि हमको इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। तो यहाँ पर दिया है 0.4 एम्पीयर की विद्युत धारा। ओके, तो यहाँ पर विद्युत धारा दिया गया है। ओके, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग आई भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग सिस्टेमेटिक तरीके से लिख रहे हैं, इसको लाइन से लिखेंगे। तो विद्युत धारा दिया गया कितना, 0.4 एम्पीयर। ओके, उसके पश्चात दिया गया है क्या, 10 मिनट तक प्रवाहित, अर्थात यहाँ पर समय कितना दिया है, समय या फिर दर लिख सकते हैं। यहाँ पर हमको टी का मान दिया गया है 10। उसके पश्चात क्वेश्चन यह पूछा जा रहा है कि विद्युत परिपथ में से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। ओके, तो विद्युत आवेश का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ओके, तो विद्युत आवेश पर क्या हो जाएगा, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो वह है Q के द्वारा। ओके, तो इसका हमको मान ज्ञात करना। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हम लोगों ने जो दिया उसको हम लोगों ने लिख दिया। अब हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि हम लोगों को ऐसा क्या फार्मूला के तहत क्या इस तीनों में संबंध दर्शाता है। ओके, तो हाँ, एक फार्मूला है, कौन सा, तो वह विद्युत धारा का फार्मूला क्या है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, चूंकि मतलब जानते हैं क्या है, तो ये हो जाएगा I इक्वल क्या होता है, Q डिवाइडेड बाय T, अर्थात I क्या है, विद्युत धारा इक्वल Q क्या है, आवेश डिवाइडेड बाय T, अर्थात दरिया शब्द। अब चलिए इसकी वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं। ओके, ये हो जाएगा I इक्वल Q डिवाइडेड बाय T, हम इसका वैल्यू ज्ञात करना है Q का, तो Q को हम लोग एक साइड रखेंगे और बाकी को अलग से। तो यहाँ पर I मल्टीप्लाई हो जाएगा T यहाँ पर बटी में, इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर गुणा में आ जाएगा और इक्वल टू Q। ओके, चलिए इसके साथ क्या करना है, हमको Q को इस प्रकार से हम इस पर ला देते हैं। ओके, तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया, जस्ट इसकी पोजीशन अर्थात इसकी को चेंज किया। ओके, अब चलिए इसको हम लोग मान को रखते हैं, तो Q इक्वल I गुणा T। अब I का मान कितना दिया गया, तो I का मान दिया गया 0.4 एवं T का मान दिया गया 10। ओके, अब चलिए अब इसको हम लोग गुणा करेंगे, अर्थात रफ कार्य करेंगे। तो यहाँ पर करेंगे रफ कार्य, तो 0.4 गुणा 10। ओके, चलिए यहाँ पर कर लेते हैं 0.4 गुणा 10। तो 0 का पहाड़ करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0, उसके साथ क्या होगा 1 4 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 0। तो हमको वैल्यू कितना मिला, 040, अर्थात कितना मिला 40। तो जैसा कि हम लोग ऑब्जर्व कर चुके हैं, यहाँ पर क्या है 0.4 था, 0 के साथ क्या है पॉइंट, इसके साथ 4 है, अर्थात एक संख्या के पश्चात क्या है पॉइंट, अर्थात दशमलव। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो हमको इसका आंसर कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देंगे Q पर क्या होगा 4। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो क्या हमारा आंसर ठीक से आ पाया क्या, तो बेसिकली परंतु हमारा जो आंसर है वह इनकम्प्लीट था, पूरे नहीं। ओके, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने किसका वैल्यू ज्ञात किया, तो हम लोगों ने विद्युत आवेश का वैल्यू ज्ञात किया। ओके, परंतु यहाँ पर हम लोगों ने 4 लिखा था। ओके, तो यहाँ पर 4 आइडेंटिफाई नहीं कि 4 क्या था, 4 दिन है, 4 घंटे है, 4 मिनट है, 4 सेकंड है, या फिर 4 व्यक्ति है, 4 क्या। तो बेसिकली इस वजह से क्या है, जो हमारा क्वेश्चन क्या है, आंसर है वह इनकम्प्लीट है। ओके, तो इस वजह से क्या है, जब आप कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसका SI मात्रक लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या बाय द वे यदि आप उसका मात्रक को नहीं लिखोगे तो इस स्थिति में क्या होगा, आप लोगों को पूर्ण नंबर नहीं मिलेगा। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा।
तो यहाँ पर Q क्या है, तो Q विद्युत आवेश और विद्युत आवेश का जो मात्रक क्या होता है वो कूलाम है। तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 कूलाम, क्या हो जाएगा 4 कूलाम। ओके, तो यही हमारा इसका आंसर है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग यदि सिस्टमैटिक वे में लिखोगे तो आपको पूर्ण नंबर मिलेगा, तो आप आधा नंबर भी नहीं कटेगा। ओके, तो यदि आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ओके, तो या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि इसको आप लोग बाद में लिख लीजिएगा। ओके, और इस क्वेश्चन का जितने क्वेश्चन का जो मैं आंसर है उसको बताऊंगा, उसको मैं आप लोगों को नोट्स के थ्रू क्या कर दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है विद्युत धारा की मात्रा की परिभाषा लिखें। तो सर्वप्रथम यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत धारा की मात्रा की परिभाषा लिखें। तो सर्वप्रथम आपको पता रहना चाहिए कि विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है। तो बेसिकली विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, वो होता है एम्पियर। एम्पियर जिसको क्या कहता है, कैपिटल E के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके, अब 1 एम्पियर का हमको क्या लिखना है, परिभाषा लिखना। तो इसका फार्मूला से आप लोग याद रखिएगा। तो फार्मूला क्या है, 1 एम्पियर इक्वल क्या होता है, 1 कूलाम डिवाइडेड बाय 1 सेकंड। ओके, तो बेसिकली इसके डेफिनेशन, इसके परिभाषा में हम लोगों ने क्या जाना था कि हम लोग परिभाषा में जाना था कि जब एक चालक के अनुप्रस्थ काट में से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तब उस चालक में से प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाता है। तो 1 एम्पियर किसे कहते हैं, तो बेसिकली इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जब एक चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तब उस चालक में से प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाता है। ओके, तो इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या होगा विद्युत परिपथ में यदि अमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, अर्थात समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। तो बेसिकली जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब अमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है, तो बेसिकली अमीटर का जो प्रतिरोधक होता है या फिर प्रतिरोधकता होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ताकि उसमें अधिकतम धारा प्रवाहित हो। ओके, तो यदि विद्युत परिपथ में अमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो इस स्थिति में विद्युत धारा कम प्रवाहित होगा। ओके, तो बेसिकली आई होप आप लोगों को यह चैप्टर अर्थात लेक्चर 1 अच्छे से समझ आया होगा। तो यदि कोई डाउट होगा या फिर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल विजुअल ज्ञान अर्थात विज्ञान को सब्सक्राइब कर सकते हैं एवं नोट्स के लिए, पीडीएफ के लिए, प्रैक्टिस सेट के लिए, रिवीजन के लिए, डेली बेसिस प्रैक्टिस के लिए, वीकली बेसिस प्रैक्टिस के लिए एवं जो आप लोगों का मंथली प्रैक्टिस है, इसी प्रकार से सैंपल पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है एवं मॉडल पेपर है, इसके लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम को या फिर व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।